क्वेश्चन पूछा गया कि शुद्ध निवेश क्या होता है, तो इसको डिस्कस करते हैं। शुद्ध निवेश किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद का एक घटक है। किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में ये आंकड़ा सकल निजी घरेलू निवेश को दर्शाता है। इसमें निजी कंपनियों और सरकार द्वारा रियल एस्टेट और इन्वेंट्री पर किए गए सभी व्यय शामिल हैं। इस प्रकार ये किसी देश की संभावित आर्थिक उत्पादन क्षमता का एक प्रमुख संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में जीवन को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ये भी आज के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि वैदिक काल में जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल में मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। कौन कौन? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास, इन 4 भागों में बांटा गया वैदिक काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। इसको भी डिस्कस करते हैं। ये लद्दाख में जून जुलाई के महीने में मनाया जाता है। ये लद्दाख में कब मनाया जाता है? जून जुलाई के महीने में मनाया जाता है। आपको अलग अलग पारंपरिक नृत्य, भोजन, संस्कृति और खान पान देखने को मिलेगा। चांग एक स्थानीय पेय है जो इस त्योहार के दौरान विशेष रूप से उपलब्ध होता है। यह उत्तर लद्दाख में 300 साल पुराने हेमिस मठ में 2 दिनों तक मनाया जाता है। और ये कब तक मनाया जाता है? लद्दाख में 2 दिनों तक मनाया जाता है। 300 साल पुराने हेमिस मठ में 2 दिनों तक ये मनाया जाता है। तो हेमिस महोत्सव भारतीय राज्य में है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा 1983। इसको भी डिस्कस करते हैं। भारत ने फाइनल में वेस्टइंडीज को हराया था। फाइनल में किसको हराया था? भारत ने वेस्टइंडीज को हराया था। और कब हराया था? 1983 में। 1983 में भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता। और 1983 में क्रिकेट विश्व कप का फाइनल 25 जून 1983 को लॉर्ड्स में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया था। वेस्टइंडीज के लिए ये लगातार तीसरा विश्व कप फाइनल था, जिसने पिछले 2 क्रिकेट विश्व कप जीते थे। और भारत ने अपने पहले फाइनल में खेलते हुए वेस्टइंडीज को हराकर अपना पहला विश्व कप जीता था। तो फ्रेंड्स, टोटल वेस्टइंडीज के 3 फाइनल हुए थे, जिसमें कि एक भारत ने जीता था 1983 में और 2 फाइनल जीते थे वेस्टइंडीज ने। और कब जीते थे? भारत ने कब जीता था? 1983 में। और अब तक कितने फाइनल हो चुके थे? जब तक 3 फाइनल मैच हो चुके थे वेस्टइंडीज के साथ। तो भारत ने पहली बार जीता था क्रिकेट विश्व कप 1983 में। और किसके खिलाफ जीता था? वेस्टइंडीज के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी, तो हर्षवर्धन द्वारा पुस्तक लिखी गई थी हर्षचरित। हर्षचरित को काव्यात्मक तरीके से लिखा गया था और इसे संस्कृत में पहली ऐतिहासिक जीवनी माना जाता है। हर्ष ने 30 संस्कृत नाटक लिखे। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। कौन कौन से हर्ष ने नाटक लिखे? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे नाटक लिखे थे, लेकिन हर्षचरित नाम की किताब हर्षवर्धन ने नहीं लिखी थी। इन्होंने लिखी थी रत्नावली। हर्षवर्धन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? रत्नावली। हर्षवर्धन की उल्लेखनीय कृतियां हैं रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका और कादम्बरी। कादम्बरी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो बाणभट्ट द्वारा रचित है। फ्रेंड्स, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाणभट्ट द्वारा कौन सी पुस्तक रचित है। तो कादम्बरी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो बाणभट्ट द्वारा रचित है। तो हर्षवर्धन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? रत्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट ने। एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया राष्ट्रकूटों ने। इसको भी डिस्कस करते हैं। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है। यहाँ 34 गुफाएं हैं जो असल में एक ऊर्ध्वाधर खड़ी चढ़ांदरी पर्वत का एक फलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, इसका आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो फ्रेंड्स, मैंने झील से भी रिलेटेड वीडियो करा रखी है और उसकी मैंने ट्रिक भी ली है। अगर आपने वीडियो वॉच नहीं की तो आने वाले एग्जाम के लिए वॉच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 12 सितंबर मतलब आज को जो एग्जाम हुआ है शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने भी वीडियो करनी आने वाले एग्जाम में आप सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है।
इसको भी डिस्कस करते हैं। एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। ये झील रूस में स्थित है और ये खारे पानी की झील है। और कैस्पियन सागर झील कैसी है? एक खारे पानी की झील है। ये झील मध्य एशिया में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 4,30,000 वर्ग किलोमीटर और आयतन 78,201 घन किलोमीटर है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। ये उत्तर से दक्षिण तक 750 मील 1200 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसकी औसत चौड़ाई केवल 200 मील है और 320 किलोमीटर है। इसकी स्थिति समुद्र तल से लगभग 90 फीट 27 मीटर नीचे है। तो कैस्पियन सागर झील एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और इसका क्षेत्रफल है 4,30,000 वर्ग किलोमीटर और इसका आयतन है 78,200 घन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सितंबर 1 में पूछा गया है 12 सितंबर को। संविधान किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 63। फ्रेंड्स, अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, जैसे कि 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर और आज के शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्टिकल के 2 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। अगर आपको आर्टिकल का वीडियो देखनी है तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, 3 वीडियो अब तक करा चुकी हूँ। उसमें मैंने सभी आर्टिकल करा दिए, आने वाले एग्जाम के लिए आप वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने सभी क्वेश्चन ले लिए हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें। तो इसको डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान के कई अनुच्छेद उपराष्ट्रपति से जुड़े हैं। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव का प्रावधान है। अनुच्छेद 67 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन है। अनुच्छेद 56(1) में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहेगा। तो संविधान 63 अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांसुरी। फ्रेंड्स, ये कल की शिफ्ट में भी 3rd में पूछा गया है कि हरि कौन से सन में पद्म विभूषण मिला है? तो 2000 में मिला है फ्रेंड्स, और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन की शिफ्ट में भी पूछा गया है 3rd शिफ्ट में, और आज भी ये पूछा गया है क्वेश्चन कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी। तो इसको डिस्कस करते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को हुआ था। वे एक भारतीय संगीत निर्देशक और शास्त्रीय बांसुरी वादक हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में बांसुरी बजाते हैं। इन्होंने गढ़ सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से 22, पद्म भूषण 1992, पद्म विभूषण 2000 आदि जीते हैं। फ्रेंड्स, लता मंगेशकर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कौन से सन में मिला है? तो उनको मिला है भारत रत्न 2001 में। और पद्म भूषण कब मिला है? 2021 से 22 तक। और पद्म विभूषण मिला है 2000 में। ये आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सत्य सरन की आधिकारिक जीवनी ब्रेथ ऑफ कोल्ड 2019 और सुरजीत सिंह की बांसुरी सम्राट हरिप्रसाद चौरसिया की कुछ आत्मकथाएं हैं। तो फ्रेंड्स, हरिप्रसाद से रिलेटेड अब तक शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और कल के एग्जाम में भी शिफ्ट 3rd में भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें पूछा गया था कि भारत रत्न इसे कब सम्मानित किया गया है? तो 2000 में उन्हें सम्मानित किया गया है हरिप्रसाद चौरसिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। कथकली केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है। इसको भी डिस्कस करते हैं। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है और ये अतीत की कहानियां सुनाती हैं, खासकर भारतीय महाकाव्यों की, और अपने प्रदर्शन की बारीकियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। और प्रसिद्ध प्रस्तावक गुरु कुंचु, गुरु गोपीनाथ, कोट्टाकल, शिवरामन, रीता और गांगुली आदि। तो फ्रेंड्स, में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2014। इसको डिस्कस करते हैं पॉइंट टू पॉइंट वाइज। प्रो कबड्डी लीग का पहला सीजन साल 2014 में शुरू हुआ था और इस सीजन में 8 फ्रेंचाइज ने हिस्सा लिया था। इस सीजन का पहला मैच 26 जुलाई 2014 को यू मुंबा और जयपुर रेड पैंथर्स के बीच खेला गया था। इस सीजन में जयपुर पिंक पैंथर्स ने पहला खिताब जीता था। इस सीजन में जयपुर पिंक पैंथर्स ने
54 अंकों के साथ अंक तालिका में टॉप स्थान हासिल किया था। और प्रो कबड्डी लीग की संरचना इंडियन प्रीमियर लीग से प्रेरित होती है और प्रो कबड्डी लीग की शुरुआती कदम 2006 के एशियाई खेलों में है। तो भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब हुई थी? 2014 में। और फ्रेंड्स, कल के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कि भारत में प्रो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें अब क्या पूछा गया है आज की शिफ्ट में सेकंड में, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब हुई? 2014 में। इसलिए फ्रेंड्स, मैं इस हर क्वेश्चन के पॉइंट वाइज टॉपिक, हर क्वेश्चन के पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हर तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है और रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन के पॉइंट भी पॉइंट टू पॉइंट वाइज समझा रही हूँ कि उसमें क्या बताया गया है कि भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना को हुई 2014 में, और उसके की पॉइंट्स भी लिए हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में 2.1% के लक्ष्य के मुकाबले की वृद्धि दर हासिल की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.6%। 3.6% भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में 2.1% के लक्ष्य के मुकाबले 3.6% वृद्धि हासिल की गई। इसको भी डिस्कस करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 3.6% है। प्रथम पंचवर्षीय योजना भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 3.6% का लक्ष्य की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीर्वाद योजना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसको भी डिस्कस करते हैं। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं और जो रिश्तेदार या सहायक परिवार के साथ रह रहे हैं, उन्हें हर महीने 4,000 की राशि प्रदान की जाती है। तो आशीर्वाद योजना का संबंध किससे है? अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ एनेलिडा का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ एनेलिडा का उदाहरण है। एनेलिडा संघ का एक उदाहरण केचुआ है। केचुआ एनेलिडा संघ के किलटेलाटा वर्ग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी 1875 ईस्वी में आर्य समाज की। अप्रैल 1875 में दयानंद ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? बॉम्बे में की थी। और कब की थी? अप्रैल 1875 में। और आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 1932 में सन 1875 को गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गणगौर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान गणगौर त्योहार मनाया जाता है। गणगौर त्योहार मुख्य रूप से राजस्थान में मनाया जाता है। ये त्योहार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। ये त्योहार देवी पार्वती या गौरी को समर्पित है। गणगौर से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हैं, जैसे कि गणगौर को गौरी तिथि के नाम से भी जाना जाता है। ये त्योहार राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। तो गणगौर त्योहार मनाया जाता है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनिका बात्रा किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। इसके की पॉइंट डिस्कस करते हैं। मनिका बात्रा वे दिल्ली, भारत की रहने वाली हैं। 2011 में उन्होंने चिली ओपन के अंडर 21 वर्ग में रजत पदक जीता था। उन्होंने 2015 में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 3 पदक जीते थे और उन्होंने 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीते। और टोक्यो 2020 में मनिका बात्रा ने ओलंपिक में एकल में 32 राउंड तक पहुंचने वाली भारत की पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी। और मनिका बात्रा को पहली बार ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रसिद्ध मिली, जब उन्होंने 4 पदक जीते और जिनमें 2 स्वर्ण पदक थे। तो मनिका बात्रा
टेबल टेनिस से संबंधित है और 2015 में उन्होंने 3 पदक जीते। किसमें जीते थे? कॉमनवेल्थ गेम में। और दक्षिण एशियाई खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीते 2016 में, और टोक्यो में 2020 में 32 राउंड तक पहुंचने वाली भारत की पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी। और 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में प्रसिद्ध मिली जब उन्होंने 4 पदक, जिनमें से 2 स्वर्ण जीते थे। तो फ्रेंड्स, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इसको भी डिस्कस करते हैं। शांति निकेतन की स्थापना महाश्री देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, लेकिन इसके बाद उनके बेटे रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका विस्तार किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना 22 दिसंबर 1901 को की थी। शांति निकेतन सीधे और मूर्त रूप से रविंद्रनाथ टैगोर और उनके सहयोगियों, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट और प्रारंभिक भारतीय आधुनिकता के अग्रदूतों के विचारों, कार्यों और दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। बंगाल के विभाजन की पृष्ठभूमि में शांति निकेतन 20वीं सदी की शुरुआत में एक कलात्मक और बौद्धिक पुनर्जागरण का केंद्र बन गया। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, और इसकी स्थापना की थी महाश्री देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की 22 दिसंबर 1901 को, मतलब उनके बेटे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में पुरुष महिला साक्षरता अंतर क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 16.68। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में पुरुष और महिलाओं के बीच साक्षरता दर में अंतर 16.68% था। इस दौरान देश में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी। जनगणना 2011 के मुताबिक भारत में साक्षरता दर 74.04% थी। साल 1947 में भारत की साक्षरता दर सिर्फ 18% थी। तो वर्ष 2011 में पुरुष महिला की साक्षरता में क्या अंतर है कि 16.68 है महिलाओं की, और पुरुषों की कितनी है? 82.14%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्युत प्रभावित होने पर लाल बत्ती उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियोन। गैस विद्युत प्रभावित होने वाली लाल बत्ती उत्पन्न करती है नियोन। सही उत्तर है नियोन। गैसों में विद्युत निर्वहन तब होता है जब गैस के आयनीकरण के कारण गैसीय माध्यम से विद्युत धारा प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी। पृथ्वीराज रासो एक ब्रज भाषा कविता है। यह कविता 12वीं सदी के भारतीय राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में है। यह कविता चंद बरदाई ने लिखी है। त्रिशूर पूरम त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। त्रिशूर पूरम त्योहार केरल राज्य से संबंधित है। इसको डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है वे रिपीट हो रहे हैं, मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, इसलिए हर क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? त्रिशूर पूरम त्योहार राज्य में स्थित है केरल। त्रिशूर पूरम भारत के केरल के त्रिशूर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू मंदिर उत्सव है। यह हर साल पूरम के दिन त्रिशूर के वंडपुनाथन मंदिर में आयोजित किया जाता है। वे दिन जब मलयालम कैलेंडर के मेदम महीने में चांद पूरम तारे के साथ उगता है। ये भारत के सभी पूर्वों में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। त्रिशूर पूरम राज्य में मनाया जाता है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीएसपी का अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान। डीपीएसपी अनुच्छेद 38 भारतीय संविधान से संबंधित है। इसको भी डिटेल से समझेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में राज्य की जिम्मेदारी बताई गई है कि वे लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करें। राज्य को लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनानी है। राज्य को ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनानी है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को प्रभावित करे। राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1194 में। इसको भी डिस्कस करते हैं। चंदावर का युद्ध 1194 में ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध आगरा के पास यमुना नदी के किनारे चंदावर में लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल वंश के
राजा जयचंद को हराया था। इस युद्ध की जीत से मोहम्मद गौरी को उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्से पर नियंत्रण मिल गया था और चंदावर के युद्ध भारत के इतिहास में एक अहम लड़ाई थी। इस युद्ध ने चौहान वंश के अंत और उत्तरी भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत की चिह्नित की। तो ये किसको हराया था? मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल वंश के राजा जयचंद को हराया था और मोहम्मद गौरी को उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्से पर नियंत्रण मिल गया था। और चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो ने भाग लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लिया था। उन्होंने वहां एक ऐतिहासिक भाषण दिया था जिसकी दुनिया भर में सराहना हुई और इस भाषण में पश्चिमी देशों को भारतीय दर्शन, संस्कृति और अध्यात्म लोहा मनवा दिया था। क्या मनवा दिया था? सांस्कृतिक और अध्यात्म का लोहा मनवा दिया था। और शिकागो सम्मेलन में भाग स्वामी विवेकानंद ने लिया था। और कब भाग लिया था इन्होंने? 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जियाउद्दीन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीणा। उस्ताद जियाउद्दीन वीणा वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसको भी डिस्कस करते हैं। परिवार उनके छोटे भाई जिया फरीउद्दीन डागर एक गायक और शिक्षक थे और उनके बेटे मोहिन बहिरुद्दीन एक वीणा वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का मुख्य केंद्र क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। हरित क्रांति का मुख्य केंद्र था कृषि। इसको भी डिटेल से समझते हैं। हरित क्रांति का मुख्य केंद्र कृषि था। हरित क्रांति के जरिए भारत में खास तौर पर गेहूं और चावल की पैदावार और गुणवत्ता में बढ़ोतरी की गई और भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से एम एस स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के माध्यम में विकासशील देशों में नए उपज देने वाले किस्म के बीजों के प्रयोग के कारण हुई। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से है। और हरित क्रांति में नेतृत्व मुख्य रूप से एम एस स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। हरित क्रांति का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना में 18 वर्ष की आयु की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27%। इसको भी डिटेल में समझते हैं। साल 2021 के विविध सर्वे के अनुसार जिले की कुल आबादी में करीब 38.35 लाख है और 18 साल से कम उम्र की आबादी 10.5 लाख के करीब यानी मात्र 27% रह गई। हालांकि इस दौरान बुजुर्गों की आबादी का प्रतिशत 5 से बढ़कर 8 हो गया है। तो जनगणना में 18 वर्ष की आयु की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन 1930 में वायसराय था। साल 1930 में भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। इस दौरान उन्होंने कई अहम काम किए जिनमें से कुछ रह गए। 31 अक्टूबर 1929 को उन्होंने इरविन घोषणा पत्र जारी किया था। इस घोषणा में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में भारत की स्थिति के बारे में बताया था। 13 फरवरी 1931 को उन्होंने नई दिल्ली का उद्घाटन किया था और इस देश की नई राजधानी घोषित किया था और इसे देश की नई राजधानी घोषित किया था दिल्ली को। 2 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने उन्हें एक लंबा पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने भारत पर लगाए गए नमक कानूनों को तोड़ने की जानकारी दी थी। ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक दांडी मार्च निकाला था। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। फ्रेंड्स, इसमें से इसको क्वेश्चन बन सकते हैं कि 1930 को महात्मा गांधी ने उन्हें एक लंबा पत्र लिखा, किसे लिखा? लॉर्ड इरविन को, जिसमें से उन्होंने भारत पर लगाए गए नमक कानून को तोड़ने की जानकारी दी थी। इसमें किसकी जानकारी दी थी? नमक कानून तोड़ने की। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और नमक कानून तोड़ने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ये सभी की पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में बायो रिजर्व कितने हैं? तो इस बायो रिजर्व कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 18। इसको भी डिटेल में समझते हैं। वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 11 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत शामिल हैं। इन बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य 3 परस्पर जुड़े कार्यों यानी संरक्षण, विकास और लॉजिस्टिक्स की हासिल करना है। तो भारत में बायो रिजर्व कितने हैं? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवाशीष पांडे ने। देवाशीष पांडे ने मार्च 2022 में भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन की सीमा और आयु बढ़ाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण ने अटल पेंशन योजना, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण ने अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन की सीमा और आयु बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और आरटीए के परामर्श से इस पर विचार किया जा रहा है। तो अटल पेंशन योजना पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण बढ़ाने को प्रस्ताव से प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के गोदी वाणा की खोज कहाँ पर की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल, गुजरात, भोगवा नदी के तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो में महान स्नानागारों की खोज की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के गोदी बाड़े की खोज गुजरात के अहमदाबाद जिले के लोथल में हुई थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह स्थल था। इस बंदरगाह से जुड़ी कुछ खास बातें, लोथल में एक कृत्रिम ईंटों से बना गोदी बाड़ा था। ये गोदी 2010 मीटर लंबी और 35 मीटर चौड़ी थी। लोथल से धान और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से 3 युगल समाधियों के भी साक्ष्य मिले। लोथल से मिले अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ से माल को दूसरे शहरों में भेजा जाता था। लोथल मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान और अरब के साथ व्यापार करता था। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1954 में की थी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बन सकता है कि लोथल की खोज किसने की थी और कौन से सन में की थी? तो लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव ने और 1954 में की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़े की खोज हुई थी लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईपुसम एक धार्मिक त्योहार जो भारत के किस राज्य में बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन जो है मिक्सअप हो गए फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के, इसलिए मैंने इसी वीडियो में कवर करा दिए हैं जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में रह गए थे। थर्ड शिफ्ट में मैंने वो सभी क्वेश्चन कवर करा दिए हैं और कुछ मिक्सअप क्वेश्चन है, मतलब अलग क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है राजस्थान में। सांबर सॉल्ट लेक भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमकीन झील भारत के राजस्थान के जयपुर जिले के सांबर लेक टाउन में स्थित है, जो जयपुर शहर से 80 किमी 50 मील दक्षिण पश्चिम में और अजमेर राजस्थान से 64 किमी 40 मील उत्तर पूर्व में है। फ्रेंड्स, मैंने झील से रिलेटेड वीडियो करा रखी है और इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। टिक के माध्यम से मैंने पूरी झीलों की वीडियो है वो समझा रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं झील से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, शायद किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं जो पूछे जा सकते हैं झील से रिलेटेड। चिल्का झील। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे याद कर सकते हैं? चिल्का उड़ी, चील उड़ी, तो चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो चील उड़ी उड़ीसा में। तो चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है वूलर झील। ये वूलर झील कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में है और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो वूल जम्मू कश्मीर, वूल हुआ जम्मू कश्मीर, तो वूलर झील जम्मू कश्मीर में है और यहाँ सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है बैंफ
बैमनाड झील ये भारत की सबसे लंबी झील है और ये केरल में स्थित है। बैमनाड मतलब डैम लगा रहता है केरल को, तो बैमनाड झील केरल में स्थित है। इस तरीके से आप तीनों झीलों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आर्टिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने आर्टिकल से रिलेटेड वीडियो करा रखी है और उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। अनुच्छेद 171 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य में विधान परिषद के प्रावधान से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य में विधान परिषद के प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 171 भारतीय संविधान 1950, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपवन नहीं करती है, तब तक राज्य की विधान परिषद की संरचना खंड में उपबंधित अनुसार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 का चंपारण आंदोलन। फ्रेंड 11 सितंबर को ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1917 में हुई थी। क्वेश्चन बना था एग्जाम में 11 सितंबर को जब आपका एग्जाम हुआ था। तो भारत में गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन कौन सा था? 1917 का चंपारण सत्याग्रह। बिहार के चंपारण जिले में किसान विद्रोह के लिए गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया और ये पहला आंदोलन था। और ये गांधी का कौन सा आंदोलन था? पहला आंदोलन था 1917 का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। और ये कहाँ हुआ था? बिहार में। अब भी क्वेश्चन बन सकता है कि चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था और कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनवमी का त्योहार हिंदू महीने में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चैत्र। रामनवमी त्योहार हिंदू महीने में चैत्र माह में मनाया जाता है। इसको भी डिस्कस करते हैं। रामनवमी का त्योहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, जो अप्रैल महीने आता है। और हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। और किसका जन्म हुआ था? चैत्र में, मतलब महा रामनवमी का त्योहार जो हिंदू महीने में मनाया जाता है और किसका जन्म हुआ था? भगवान श्री राम का जन्म हुआ था इस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमी बट विशाप चेकमट शब्द किस खेल से संबंधित है? ये किस खेल से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसको भी डिस्कस करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। भारत का संविधान इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और इसको अंगीकृत किए जाने के समय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी और इसमें लगभग 1,45,000 शब्द थे, जिससे ये अब तक का अंगीकृत किया गया जाने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान बन गया। तो भारत का संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वे एक मुस्लिम यात्री था जो मोरक्को से भारत आया था। सही उत्तर है मोरक्को। और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था और वे एक मुस्लिम यात्री था जो मोरक्को से भारत आया था। और किसके शासनकाल में आया था इब्न बतूता? ये पूछा जा सकता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था मोरक्को से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई हरोबा निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। फ्रेंड्स नृत्य से रिलेटेड मैंने वीडियो करा रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ये नृत्य का प्राचीन रूप है जो मणिपुर में सभी शैली के नृत्य के रूपों का आधार है। इसका शाब्दिक अर्थ है देवताओं का अमोद प्रमोद और पूर्व वैष्णव काल से इसका उद्भव हुआ था और आज भी ये मणिपुर में प्रस्तुत किया जाता है। और लाई हराओबा पर्व श्रुति साहित्य संगीत नृत्य और पारंपरिक अनुष्ठानों का अद्भुत संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। फ्रेंड्स मैंने साइंस से रिलेटेड भी वीडियो करा रखे हैं, आप देख सकते हैं साइंस का क्वेश्चन है और मैंने साइंस की वीडियो भी करा रखी है और उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में पाचन की महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी ग्रंथि निभाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैस्ट्रिक ग्रंथियां। गैस्ट्रिक ग्रंथियां पेट की परत में स्थित ग्रंथियां होती हैं जो पाचन की प्रक्रिया में एक आवश्यक भूमिका निभाती हैं।
उनके स्राव से पाचन गैस्ट्रिक रस बनता है। गैस्ट्रिक ग्रंथियां म्यूकोसा में गड्ढों में खुलती हैं। गैस्ट्रिक गड्ढों में खुलती हैं गैस्ट्रिक ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ सेक्रेड गेम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्रेड गेम्स 2006 में प्रकाशित भारतीय अमेरिकी लेखक विक्रम चंद्रा का एक रहस्य रोमांचक उपन्यास है। विक्रम चंद्रा ने सेक्रेड गेम्स उपन्यास लिखा था जो 2006 में प्रकाशित हुआ था और अब उपन्यास पर आधारित सेक्रेड गेम्स नेटफ्लिक्स पर पहली भारतीय श्रृंखला नामक एक नेटफ्लिक्स मूल श्रृंखला है। विक्रम चंद्रा ने सेक्रेड गेम्स उपन्यास लिखा था जो 2006 में प्रकाशित हुआ था। तो विक्रम सेक्रेड गेम्स उपन्यास लिखा था जो 2006 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, वेयर इज द श्रीहरिकोटा आइलैंड लोकेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है और बंगाल की खाड़ी से पुलकित झील को अलग करता है। जगह श्रीहरिकोटा आंशिक रूप से सुल्लुरपेटा मंडल में और आंशिक रूप से आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के टाडा मंडल में स्थित है। ये द्वीप पुलकित झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है और निकटतम शहर और रेलवे स्टेशन सुल्लुरपेटा है जो श्रीहरिकोटा से 16 किमी पश्चिम में है और निकटतम शहर तिरुपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु गोविंद जोग किस वाद्य यंत्र के वादक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वायलिन वादक। विष्णु गोविंद जोग वायलिन वादक वाद्य यंत्र के वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब श्रमिक नए रोजगार की तलाश करते हैं या पुरानी नौकरी छोड़कर नई नौकरी में जाते हैं तो ए किस प्रकार की बेरोजगारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीष्मात्मक बेरोजगारी। की आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा करता है क्योंकि इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके राजदूत थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस। मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा अलग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और चीन। भारत और चीन मैकमोहन रेखा को अलग करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा और ये रेखा चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के अरुणाचल प्रदेश के होकर गुजरती है। और फ्रेंड्स हम ये डिस्कस करने वाले जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं रेखाओं से रिलेटेड। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान रेडक्लिफ रेखा को दो देशों को आपस में अलग करते हैं। नेक्स्ट है, मेडिसन रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका और कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन रहीन रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड एंड रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंट रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान डूरंट रेखा को दो देशों से आपस में अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, 24वीं समांतर रेखा किन दो देशों को आपस से अलग करती है। इसका आंसर हो जाएगा भारत पाकिस्तान। समांतर रेखा दो देशों को आपस में अलग करती है भारत पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। फ्रेंड्स पूछा गया था 36 में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वॉन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे और वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट जैसे महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए थे। फ्रेंड्स वेरी इंपोर्टेंट की पॉइंट से पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम के लिए कि वारेन हेस्टिंग्स शासनकाल कब तक चला। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट जैसे महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए थे। तो फ्रेंड्स
ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट थर्ड में ही पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए मैंने हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाया है ताकि आपको परेशानी ना हो नेक्स्ट एग्जाम के प्रिपरेशन करने में। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैंने ये सभी क्वेश्चन वीडियो में करा रखे हैं। अगर आपने सारी वीडियो देखी होंगी और आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलते रहे। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना, और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकती हैं।